Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to do some MCQs. इसका सोर्स जो है वो किप्स की प्रैक्टिस बुक है ऑफ बायोलॉजी. यहाँ पे हमारे पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस भी होंगे. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो ऑन योर ओन देन यू आर गोना नेल दिस चैप्टर एंड आई मीन इट. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर ado. यहाँ पे इन्होंने टॉपिक भी मेंशन किया हुआ है, सो दैट्स गोना बी अ राइट थिंग. हमारे पास सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस हैं. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर. इनमें से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर कौन सा है? वी नो दैट हमारे पास बॉडी के अंदर दो तरीके का सेल होता है. एक होता है हेप्लॉइड सेल और एक होता है डिप्लॉयड सेल. हेप्लॉइड वो जिसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और डिप्लॉयड जिसके अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो 2n होता है. यानी कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, तो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम्स, या फिर आप ये कह सकते हैं कि 23 पेयर्स होता है यहाँ पे. गॉट इट. बॉडी के अंदर जितना भी सोमैटिक सेल है, सोमैटिक सेल का मतलब क्या होता है? सोमैटिक सेल बोले तो जितना भी गैमेट्स के अलावा जितने भी सेल होते हैं वो कहलाता है सोमैटिक सेल. जैसे स्किन सेल, आपका कोई भी ऑर्गन का कोई भी आप सेल उठा लीजिए, मसल सेल, वो सारा सोमैटिक सेल है. और ये सोमैटिक सेल क्या होता है? हमेशा डिप्लॉयड होता है. और अगर आप बात करें गैमेट्स की, ठीक है, गैमेट्स हमारे पास हेप्लॉइड होते हैं. आई नो यू ऑलरेडी नो दिस, लेकिन अब जो मैं आपसे क्वेश्चन करने जा रही हूँ वो अगर आप आंसर करते हैं सो इट मीन्स सर आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं. ठीक है, तो सवाल ये है कि हमारे पास जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट सेल ऑफ गैमेट्स, बेसिकली हम लोग गैमेट्स की ही बात कर रहे हैं बट उनके पेरेंट सेल की बात कर रहे हैं. जैसे कि स्पर्म का जो पेरेंट सेल होता है वो स्पर्मेटोगोनियम होता है. सो द क्वेश्चन इज, और ओवम का ऊगोनियम होता है. तो बताइए स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम जो है वो डिप्लॉयड होता है या फिर हैप्लॉयड होता है? अगर आपने आंसर दे दिया, वेल एंड गुड, और उसके पीछे का रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं. सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट. ओके, तो होपफुली आपने ये कहा होगा कि ये क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. लेकिन अगर आपने कहा हैप्लॉयड, सो यू वर रॉन्ग, आई एम सॉरी. हमारे पास जो पेरेंट सेल होते हैं गैमेट्स के, यानी कि स्पर्मेटोगोनियम और ऊगोनियम, वो डिप्लॉयड नंबर होते हैं, यानी कि उनके पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. अगर आपको ये नहीं पता था तो इट्स ओके, लेकिन रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंदर आपका सबसे पहला टॉपिक ही ये होता है कि आप स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ते हैं, आप oogenesis पढ़ते हैं. वहाँ पे आप पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोगोनियम में पहले माइटोसिस था, फिर क्या होता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर उसके अंदर मियोसिस 1 होता है, फिर मियोसिस 2 होता है, रिमेंबर? तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, स्पर्मेटिड बनते हैं, फिर स्पर्म बनता है. तो स्पर्मेटोगोनियम डिप्लॉयड होता है तभी उसके अंदर माइटोसिस होता है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि बताइए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड है या हैप्लॉयड, तो वो भी डिप्लॉयड है. ठीक है, तो ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए अगर आपने चैप्टर मुकम्मल कंप्लीट कर लिया है तो. वेल यहाँ पे अगर हम बात करें, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है. यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई इनमें से डिप्लॉयड कौन सा होगा. सो अगर मैं यहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन को डायसेक्ट करने से पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, स्पर्मेटोजेनेसिस को थोड़ा सा रिवाइज कर लें, तो मेरे लिए समझाना भी आसान हो जाएगा और आपके लिए समझना भी. तो यहाँ पे बेसिकली उन्होंने स्पर्मेटोजेनेसिस से ये सवाल उठाया हुआ है. अब देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम होता है. स्पर्मेटोगोनियम क्या होता है? डिप्लॉयड होता है. ठीक है, इसके अंदर माइटोसिस होती है. क्या होती है? माइटोसिस, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन्स द सेम. तो पहले हमारे पास बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ठीक है, क्या बनता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. फिर उसके बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारे पास बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है वो क्या है? वो भी डिप्लॉयड है. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मियोसिस 1 हुई.
तो मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर रिड्यूस, तो यानी कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो हैप्लॉइड है, और फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेंगे। और स्पर्मेट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मियोसिस 2 होती है, उसके बाद ये स्पर्मेटिड्स बनते हैं, और स्पर्मेटिड्स क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, फिर ये मैच्योर होता है, यहाँ पे मैच्योरेशन होती है, और यहाँ पे स्पर्म्स बनता है। स्पर्म्स का दूसरा नाम क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ। तो ये अच्छा, एक और चीज़, मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म को क्या कहते हैं हम, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। क्लियर हो गया पूरा, मैंने आपको एक टॉपिक समझा दिया। अब इन्होंने एक ऑप्शन में स्पर्मेटोजोआ भी लिखा हुआ है, तो स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, स्पर्म का ही दूसरा नाम होता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिप्लॉइड है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमने देखा वो क्या होता है, वो हैप्लॉइड होता है। स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होता है, स्पर्मेटोजोआ भी हैप्लॉइड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या होता है, डिप्लॉइड होता है। ये एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 2, जिसके अंदर उन्होंने पूछा है कि which one of the following causes growth and development of germinal epithelium of the testis? अच्छा, हमारे पास इन हार्मोन्स, ये सारे हार्मोन्स हमारे पास, इनहिबिन, टेस्टोस्टेरोन, लेटेनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हैं। उन्होंने पूछा इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो स्टिमुलेट करता है जर्मिनल एपिथेलियम, टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसकी जर्मिनल एपिथेलियम को डेवलप करने के लिए कौन सा हार्मोन इस चीज़ को स्टिमुलेट करता है। तो इट्स अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए इन सब हार्मोन्स का क्या फंक्शन होता है। तो जो टेस्टिस की डेवलपमेंट होगी, ठीक है, चाहे वो फिर जर्मिनल एपिथेलियम हो या फिर किसी ओवरऑल टेस्टिस की जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होगी, वो काम होता है एफएसएच का मेल के अंदर। ठीक हो गया। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जाके एक्ट करता है। अच्छा, एफएसएच का एक तो ये काम होता है टेस्टिस की डेवलपमेंट करवाना, दूसरी बात ये कि एफएसएच का काम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना। स्पर्मेटोजेनेसिस ओके, जो कि कहाँ पे होती है, जो कि होती है सर्टोली सेल्स के अंदर। ये सेल्स क्या है भाई, कहाँ से आ गए, तो टेस्टिस के अंदर हमने पढ़ा था सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होता है, उनके अंदर ये सेल्स हैं, बस सेल का नाम है और कुछ भी नहीं। 2 तरीके का सेल होता है टेस्टिस में, एक सर्टोली सेल, दूसरा लेडिक सेल। सर्टोली सेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, लेडिक सेल के अंदर टेस्टोस्टेरॉन बनता है, और टेस्टोस्टेरॉन को स्टिमुलेट कौन करता है, एलएच करता है। तो एलएच जाके एक्ट करता है लेडिक सेल के ऊपर, और ये बनवाता है क्या, टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन हमारे पास मेन हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स से लेकर ओवरऑल जितनी भी प्योरली मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उनके ऊपर उनको स्टिमुलेट करवाता है। इनहिबिन हार्मोन का काम होता है एफएसएच को इनहिबिट करना। ठीक हो गया। एलएच और एफएसएच कहाँ से आ रहे होते हैं, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी से आ रहे होते हैं। टेस्टोस्टेरोन कहाँ से आ रहा होता है, लेरिक सेल से आ रहा होता है। इनहिबिन कहाँ से आ रहा होता है, सर्टोली सेल से आ रहा होता है। अभी अभी जो एक एक चीज़ मैंने पॉइंट बोला है वो एक प्योरली इंडिविजुअल सेपरेट एमसीक्यूज बन सकता है। सो अगर नहीं सुना तो रिवर्स करके वीडियो को दोबारा से सुने। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, प्रोडक्शन ऑफ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड विद सिट्रेट एज अ मेन न्यूट्रिएंट सोर्स ऑफ द फंक्शन इज द फंक्शन ऑफ। अच्छा, एक और चीज़, इस क्वेश्चन पे आने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू कि हमारे पास एक सवाल ये भी आया हुआ है कि जो स्पर्म है, सीमन के अंदर स्पर्म का मेन जो प्राइमरी न्यूट्रिशनल सोर्स होता है वो कौन सी शुगर होती है, तो वो होती है फ्रक्टोज। ठीक है, आपको बोल देंगे ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज बताइए कौन सी, तो फ्रक्टोज उसका सही जवाब होगा। दूसरी बात, अच्छा क्वेश्चन पे आता है प्रोडक्शन ऑफ स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड। स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड बनाता है ये वाला ग्लैंड। 3 ग्लैंड्स होता है मेल के अंदर, हमें पता है 2 सेमिनल वेसिकल्स होता है, 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स होता है, और एक प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है, और ये जो कॉर्पस ग्लैंड दिया हुआ है ये कोई भी नई चीज़ नहीं है।
ठीक है, और ये गाय में तो बिल्कुल भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज इट्स कॉल्ड कार्पोरिस। कार्पोरिस ग्लैंड हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल का दूसरा नाम होता है, सो इट्स द सेम थिंग। अच्छा जी, तो ये जो एसिडिक, इट्स नॉट वेरी एसिडिक, बहुत ही स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड बनाता है ये ग्लैंड एज द मेन सोर्स, न्यूट्रिशनल सोर्स। तो फ्रक्टोज के अलावा भी ऑफकोर्स देयर आर अदर न्यूट्रिशनल सोर्सेज एज वेल फॉर द स्पर्म, उनमें से एक सिट्रेट भी होता है। और ये कौन सा ग्लैंड का काम होता है ये बनाना, ये होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का काम, ठीक है। ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ओवरऑल इन शॉर्ट याद होनी चाहिए। दूसरी बात ये, अगर आपसे पूछा जाए, मैं हर क्वेश्चन के साथ आपको एडिशनल 2-3 MCQs दे रही हूँ, सो लिसन वेरी केयरफुली। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए 60 to 80% जो सीमेन प्रोड्यूस करता है वो कौन सा ग्लैंड करता है। इन ग्लैंड्स का काम होता है सेमिनल प्लाज्मा बनाना, ठीक है, जो फ्लूइड प्रोडक्शन होती है वो इन ग्लैंड्स का काम होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ से होती है, सेमिनल वेसिकल से होती है, 60 to 80%, ठीक है, कहीं पे 80% लिखा हुआ था, कहीं पे 60%। अच्छा, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट मेल ग्लैंड कौन सा होता है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। उसके बाद ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। MCQ नंबर 3 है कि बताइए जो मेल यूरेथ्रा होता है, ऑफकोर्स वो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी कि वहाँ से यूरिन भी पास होता है, वहाँ से सीमेन भी पास होता है, ठीक है। तो अब मेल यूरेथ्रा की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा ग्लैंड काम कर रहा होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सी ग्लैंड काम कर रही होती है, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है, ठीक है। नो, आई एम सॉरी, आई थिंक वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। सो इसको प्लीज़ कंफर्म कर लीजिएगा आप। आई थिंक वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। अच्छा, गिव मी अ मिनट, आई विल कंफर्म इट बाय माई सेल्फ। या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो जो यूरेथ्रा के अंदर यूरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो म्यूकस प्रोडक्शन कर रहा होता है वो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करता है। लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो जब व्हेन सीमेन एंटर्स द वेजाइना, तो वेजाइनल एसिडिटी को कम करने के लिए जो ग्लैंड काम कर रहा होता है वो प्रोस्टेट ग्लैंड काम कर रहा होता है। दो अलग अलग चीज़ हैं। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड यूरेथ्रा की, मेल यूरेथ्रा की एसिडिटी को कम करता है by producing mucus to neutralize that acidity. Prostate gland फीमेल वेजाइनल एसिडिटी को कम कर रहा होता है, ठीक है। अभी के लिए इस क्वेश्चन के साथ आई थिंक 3 से 4 सवाल हो चुके हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर दैट अंडरगोज मेयोसिस 1। मेयोसिस अभी मैंने पूरा आपको ये पढ़ाया था, स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट। यहाँ पे दिखा भी देते हैं दोबारा से। ओके, वेयर वर वी, स्पर्मेटोगोनियम था, इसके अंदर माइटोसिस हुआ था, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मेयोसिस 1 हुआ था। इन्होंने पूछा कि मेयोसिस 1 कहाँ पे हो रहा है, तो लिखा हुआ है सिंपल, किस में हो रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में हो रहा है मेयोसिस 1, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, स्पर्मेटोजोआ आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पर्मेटिड्स एज अ रिजल्ट ऑफ। अच्छा जी, स्पर्मेटोजोआ किसे कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का ही दूसरा नाम होता है, और स्पर्मेटिड बेसिकली अनमेच्योर्ड स्पर्म को हम स्पर्मेटिड कहते हैं। ये भी एप्लॉयड होता है, इसका जब मेच्योरेशन होती है तो ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म के अंदर। तो यहाँ पे क्या होता है, मेयोसिस होती है, मेयोसिस 1 2, माइटोसिस और डिफ्रेंसिएशन। तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पे सिर्फ मेच्योरेशन होती है, यानी कि डिफ्रेंसिएशन होती है। अब मेच्योरेशन कैसे हो रही है, देखिए स्पर्मेटिड और स्पर्म में फ़र्क ये है कि स्पर्मेटिड अनमेच्योर है। मेच्योर कैसे होगा, जब उसमें फ्लैजिला की ग्रोथ होगी, जब उसका एक्रोसोम बनेगा, जब उसका बेसिकली जब उसका अनवांटेड साइटोप्लाज्म रिमूव कर दिया जाएगा तो वो स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि डिफ्रेंसिएशन या फिर मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स इज कॉल्ड एज
स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं उसे। अच्छा जी, हम नंबर 6 सवाल है, प्रायर टू एमिशन एंड एजैक्यूलेशन स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन। स्पर्मेटोजोआ, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई नई चीज़ नहीं है, कोई एलियन बात नहीं है। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म का ही दूसरा नाम है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ आर स्टोर्ड इन, सिंपल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। अगर आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तो आपको ये बिल्कुल पता होगा कि एजैक्यूलेशन से पहले हमारे पास जो स्पर्म स्टोर होते हैं वो एपिडिडर्मिस में होता है, ठीक है। एपिडिडर्मिस हमारे पास एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे पास वाजा एफ्रेंशिया, ठीक है, वाजा एफ्रेंशिया से स्पर्म आएंगे एपिडिडर्मिस में, ठीक है। ये डक लाइक स्ट्रक्चर होता है और फिर एपिडिडर्मिस में स्टोर होता है। जब इजैकुलेशन होनी होती है तो स्पर्म्स मूव फ्रॉम एपिडिडर्मिस टू वाजा डिफरेंस। वाजा डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस भी जिसको कहा जाता है, डक्टस डिफरेंस या फिर वाजा डिफरेंस से फिर स्पर्म मूव करेंगे इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर, ठीक है। तो एपिडिडर्मिस में स्टोर होता है, फिर वाजा डिफरेंस में जाएगा, फिर इजैकुलेटरी डक्ट एंड देन यूरेथ्रा से पास ऑन हो जाएगा। क्लियर हो गया? पूरा पाथवे मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको। ये आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है। नंबर 7 से उन्होंने पूछा है फ्रक्टोज। देखें, बात आ गई फ्रक्टोज की। तो फ्रक्टोज प्रोडक्शन एज अ न्यूट्रिशनल कंपोनेंट अभी बताया था मैंने फॉर स्पर्म। तो ये किसका काम होता है? तो ये जो न्यूट्रिशनल कंपोनेंट अभी हमने पढ़ा था सिट्रेट के बारे में, सिट्रेट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स। वो कौन बना रहा था? वो प्रोस्टेट ग्लैंड बना रहा था, ठीक है। अभी दूसरा उसी से रिलेटेड सवाल है कि भाई फ्रक्टोज प्रोडक्शन किसका काम होता है? तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा ग्लैंड काम कर रहा होता है, सेमिनल वेसिकल्स इससे कंसर्न होता है, ठीक है। तो फ्रक्टोज, सेमिनल वेसिकल्स और फिर स्लाइटली एसिडिक जो सिट्रेट फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से हो रही होती है। ह्यूमन स्पर्म एंड ओवा शो सिमिलरिटी। ओवम और स्पर्म के बीच में सिमिलरिटीज़ होती हैं इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट। किस हवाले से? दोनों हैप्लॉइड होते हैं, बिल्कुल। बोथ कैरी आइडेंटिकल जेनेटिक मेकअप, नो। बोथ आर, दोनों सेम जेनेटिक आइडेंटिकल मेकअप नहीं कैरी करते। अगर दोनों के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन होती, आइडेंटिकल इन्फॉर्मेशन होती, तो जो दोनों में मतलब डिफरेंस क्या आता? इसका मतलब ये कि मदर एंड फादर, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। दोनों के अंदर सेम आइडेंटिकल मेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि इवन अगर सब कुछ सेम हो भी, यानी कि ब्लड ग्रुप, आई कलर, स्किन कलर सब कुछ सेम अगर हम मान के भी चलते हैं, तो फिर भी जो 23rd क्रोमोसोम है वो तो डिफरेंट होगा। एक के अंदर एक्स होगा, एक के अंदर वाई होगा, बिल्कुल ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। बोथ आर हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सेम साइज, नहीं ओवम इज relatively much larger than sperm. Both possesses good mobility. नहीं भाई, ovum is not mobile. It's not, I mean, it's not motile, और sperm is motile. तो ये बिल्कुल सही है. Both are haploid. All of the following contributes to the formation of semen except. हमारे पास, मैंने बताया था कि हमारे पास जो ग्लैंड्स होते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और कार्पर्स ग्लैंड, यानी कि किसकी बात हो रही है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड की बात हो रही है। तीनों ही सीमेन प्रोडक्शन के अंदर हमारे पास रोल प्ले करते हैं, जबकि वैसा डिफरेंस जो है, वैस डिफरेंस, ये सिर्फ स्पर्म को कंडक्ट करने के लिए काम आता है। हमारे पास इन्होंने सीक्वेंस पूछा है स्पर्मेटोजेनेसिस का, तो देखते हैं क्या है यहाँ पे। स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम, तो ऑप्शन बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम जो पेरेंट सेल होता है वो आता है, उसके बाद स्पर्मेटिड यहाँ पे लिखा है, तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गलत हो गया। तो पूरा आपको ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ये सही सीक्वेंस है कि स्पर्मेटोगोनियम है, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी, देन स्पर्मेटिड एंड देन स्पर्मेटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर पेयर्ड एक्सेप्ट। टेस्टेड पेयर्ड होता है, येस। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर्ड होता है, सेमिनल वेसिकल्स पेयर्ड होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड एक ही होता है। सेमिनल वेसिकल्स 2 होते हैं, टेस्टिस 2 होती है, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड 2 होता है। पेयर्ड का मतलब 2, प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है। Question number 12, main function performed by bulbourethral gland in human is, या फिर are. bulbourethral gland का मेन फंक्शन क्या होता है? देखिए, स्पर्म फॉर्मेशन, सीमन फॉर्मेशन भी उसका फंक्शन होता है, तीनों ग्लैंड्स का ही फंक्शन होता है।
और अभी मैंने ऊपर बताया था कि बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है वो न्यूट्रलाइजेशन करता है यूरेथ्रा की बाय प्रोड्यूसिंग म्यूकस टू न्यूट्रलाइज इट। ये दोनों फंक्शंस हैं, हमें बताना है कि मेन फंक्शन क्या है। अच्छा जी, मेन फंक्शन जो है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का, क्योंकि सीमेन फॉर्मेशन तो हमारे पास तीनों ग्लैंड्स कर रहे हैं, तो बल्बो यूरेथ्रल का जो स्पेसिफिक मेन फंक्शन होगा वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ यूरेथ्रा है। How many spermatozoa and ova are produced from 50 primary spermatocytes and 50 primary oocytes? देखें 50 primary spermatocyte से कितना अगर सबसे पहले अगर हम बात करें कितना स्पर्मेटोजोआ यानी कि कितना स्पर्म बन रहा है 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, तो हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, यानी कि 50 है तो फिर 3 नहीं 4 टाइम्स, यानी कि एक स्पर्मेटोसाइट से मियोसिस हो रहा है, इसके अंदर मियोसिस हो रहा है, तो मियोसिस से 4 स्पर्मेटिड्स बनता है, ऐसा ही होता है। तो अगर 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं तो उससे कितना बनेगा 15 to 4 200, तो 200 स्पर्म्स बनेंगे 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। समझ आया? अगर प्राइमरी oocyte की बात करें तो हमें पता है कि गोनियम से ना सिर्फ प्राइमरी oocyte बनता है बल्कि पोलर बॉडीज़ भी बनती हैं, 3 पोलर बॉडीज़। ये भी सवाल आ सकता है कितनी पोलर बॉडीज़ बनती हैं oogenesis में, तो भाई 3 पोलर बॉडीज़ बनती हैं ह्यूमन के अंदर। ओके, तो प्राइमरी तो ये दोनों बिल्कुल सही हैं, बी डी को एलिमिनेट कर देंगे। तो प्राइमरी oocyte की अगर हम बात करें तो कितना ओवम बनता है, तो उसका 4th पार्ट बनेगा, ठीक है। तो अगर 50 प्राइमरी oocyte है तो उसे 4th पार्ट का मतलब ये कि अगर यहाँ पे 4 गुना ज़्यादा बन रहे हैं तो वहाँ पे नंबर ऑफ oocyte, नंबर ऑफ ootids जो भी बनेंगे, ओवा जो बनेगा वो सेम रहेगा। तो 50 प्राइमरी oocyte है तो उससे 50 ही ओवा बनेगा। क्यों, मैंने बता दिया, क्योंकि पोलर बॉडीज़ बन रही होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक प्राइमरी oocyte से कितने ओवम बनेंगे, तो एक ही ओवम बनेगा, क्योंकि बाकी 3 जो है वो क्या बन रही है, वो पोलर बॉडीज़ बन रही है। अब समझ आया? तो अगर 50 प्राइमरी oocytes हैं तो उससे 50 ही ओवा बनेगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग सवाल था, थोड़ा सा मतलब it wasn't that straightforward. 14th question, a motile and completely mature cell with flagellum are spermatozoa, जिसको हम sperm भी कहते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। 15th फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा है। ऑफ अ सेकेंडरी oocyte by sperm takes place at, तो सेकेंडरी oocyte जो है वो कहाँ पे रिलीज़ होता है, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है, वो फेलोपियन ट्यूब में रिलीज़ होता है, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और ये फर्डल की प्रैक्टिस MCQs में पीछे गिवन भी है, चैप्टर के एंड के ऊपर जो MCQs होता है वहाँ पे ये क्वेश्चन सीधा पूछा हुआ भी, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है। फर्टिलाइजेशन पहले तो कहाँ होती है, ओविडक्ट में होती है। तो वैसे ही सर्विक्स, अगर आपको डिस्टल प्रॉक्सिमल नहीं भी पता तो आपको ये तो पता होगा कि सर्विक्स ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब का ही दूसरा नाम होता है। तो ऑप्शन डी और ए तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, यूट्राइन ट्यूब। अब उसके बाद उन्होंने प्रॉक्सिमल पार्ट एंड डिस्टल पार्ट की बात की है। अब ये दोनों सेम चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो फर्टिलाइजेशन होती है वो कहाँ पे होती है, वो एम्प्यूला में होती है। ये भी पूछ सकता है कि बताइए फिमरी इनफंडिबुलम एम्प्यूला या इस्टमस कहाँ पे होती है, तो एम्प्यूला में फर्टिलाइजेशन होती है। एम्प्यूला पार्ट होता है किसका, फेलोपियन ट्यूब का। अगर पूछिए डिस्टल पार्ट में या प्रॉक्सिमल पार्ट में, तो भाई प्रॉक्सिमल पार्ट में होती है, ठीक है। यूट्राइन ट्यूब, ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब एक ही बात है। क्वेश्चन नंबर 16, oogenesis इन ह्यूमन फीमेल स्टार्ट। oogenesis हमारे पास स्टार्ट कहाँ पे होता है, oogenesis स्टार्ट होता है ड्यूरिंग गेस्टेशन, ठीक है, यानी कि बिफोर बर्थ, और फिर वो फ्रीज हो जाता है इन द 3rd फीटल मंथ। कहाँ पे, प्रोफेस 1 के डिप्लोटीन के अंदर। अब ये थोड़ा सा इसको समझ, मैंने भी जो बोला है वो किसी को समझ आ गया होगा, जिसको नहीं आया तो आपने oogenesis थोड़ा सा डिटेल में नहीं पढ़ा है मे बी, इस वजह से। एंड आई होप it must have made sense to you.
ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू अ नैरो एंट्रेंस दैट इज कॉल्ड एज। तो यूट्रस के हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी के बाद फंडस एंड देन सर्विक्स के बाद इट्स वजाइना। तो यूट्रस और वजाइना को जो कनेक्ट करता है नैरो एंट्रेंस, वो सर्विक्स होती है। फर्स्ट पोलर बॉडी इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, फर्स्ट पोलर बॉडी कहाँ पे बनती है, जब हमारे पास ये oogonia है, ठीक है, oogonia में माइटोसिस हुआ तो यहाँ पे प्राइमरी oocyte बना, ठीक है। अच्छा, जब प्राइमरी oocyte बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी की बात की इन्होंने, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मुझे बहुत, मैं अभी पढ़ रही थी ऑप्शन को दरमियान में ही, तो मुझे यहाँ पे लिखा हुआ है स्पर्मेटोसाइट, तो ये तो ऑप्शन ही बिल्कुल एलिमिनेट करने जैसा है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ oocyte, तो ये नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत बाद की बात है। मैच्योरेशन ऑफ oocyte बहुत बाद में होगा। oocyte मीनी ooted की डिफ्रेंसिएशन होती है, ooted मैच्योर होता है फिर वो ओवम बनाता है, तो oocyte की तो डिफ्रेंसिएशन होती ही नहीं है। बाकी आपके पास 2 ऑप्शंस बचे, तो होता क्या है कि प्राइमरी oocyte बना, यहाँ पे माइटोसिस हो रही है, फिर जब यहाँ पे मेयोसिस होती है, मेयोसिस 1, तो यहाँ पे आपके पास सेकेंडरी oocyte बनता है और आपके पास पोलर बॉडी बनती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के अंदर, जो कि प्राइमरी oocyte के अंदर हो रही है, वहाँ पे आपके पास पहला पोलर बॉडी वहाँ पे बनती है। फिर उसके बाद जब सेकेंडरी oocyte के अंदर मेयोसिस 2 होता है, तो उसमें फिर ooted बनता है, बहुत ही लार्ज ooted बनता है, और फिर एक और पोलर बॉडी वहाँ पे बनती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इन प्राइमरी oocyte के अंदर बनती है, ठीक हो गया। 19 के अंदर हाउ मेनी स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा आर प्रोड्यूस्ड, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, राइट? हाँ, सेम ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो आई वोंट एक्सप्लेन इट। What will be the effect on the duration of menstrual cycle if one of the ovaries is removed? अगर एक, लेकिन 2 ovaries होती हैं फीमेल के अंदर, अगर एक ओवरी को रिमूव कर दिया जाए, होता क्या है कि एक एक साल के अंदर फॉर 1 year ऑल्टरनेटिव ओवरीज जो हैं वो एग रिलीज़ कर रही होती हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल से समझते हैं इस चीज़ को, जनवरी के अंदर राइट ओवरी से एग रिलीज़ होता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, लेकिन फेब के अंदर फिर ये वाली ओवरी एग नहीं रिलीज़ करती, लेफ्ट ओवरी एग रिलीज़ करेगी। तो ऑल्टरनेटिव रिलीज़ करती हैं एग्स, ठीक है, ये दोनों ओवरीज। तो अगर मैं पूछूँ 1 year के अंदर कितना ओवम रिलीज़ होता है टोटल, तो 12 होगा, ठीक है, यानी कि टोटल। लेकिन अगर मैं पूछूँ एक ओवरी से कितने एग्स रिलीज़ होंगे एक साल में, तो वो 6 होंगे, ठीक है, 6 यहाँ से टोटल 12, लेकिन एक ओवरी से 6 एग्स आर बीइंग रिलीज्ड। तो अगर वो पूछ रहे कि अगर हम एक ओवरी को रिमूव करते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पे क्या इफेक्ट होगा, ड्यूरेशन ज़्यादा हो जाएगी 28 डेज से, ड्यूरेशन लेस हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, या फिर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों ओवरीज नहीं काम कर रही साथ में, साइमल्टेनियसली दोनों ओवरीज नहीं काम कर रही, ये इंडिपेंडेंटली काम कर रही है और ऑल्टरनेटिव काम कर रही है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के हवाले से यहाँ पे क्वेश्चन है, लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज अंडर कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के अंडर की कंट्रोल जो होती है, देखें यूट्रस की 3 लेयर्स होती हैं, बाहर वाली पेरी मीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम। मायोमीट्रियम मसल्स से बनी हुई होती है, एंडोमीट्रियम के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, और यही वो लेयर होती है जो कि एस्ट्रोजन के अंडर कंट्रोल होती है। और ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंडोमेट्रियम ही शेड होती है, ठीक है, तो इसकी शेड होने की वजह से देयर इज ब्लीडिंग। 22 के अंदर उन्होंने पूछा प्रोजेस्टेरॉन प्रोडक्शन विद इन ओवरीज इज accomplished by the following structures। तो प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कहाँ से रिलीज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कॉर्पस ल्यूटियम से, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है, जब ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, जो कि एक येलो कलर का मास होता है जो कि प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ कर रहा होता है। तो इसीलिए हम ग्राफिन फॉलिकल को रप्चर्ड फॉलिकल भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, रप्चर्ड फॉलिकल।
23 के अंदर उन्होंने बोला द लेयर ऑफ यूट्रस दैट इज शेड, अभी बताया था ऊपर मैंने कौन सी लेयर शेड होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन फेज, एंडोमेट्रियम शेड होती है. मैक्सिमम चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन फीमेल्स exist usually during dash of reproductive cycle. तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के वो कब होते हैं, जब राइट आफ्टर ओव्यूलेशन. ठीक है, और ओव्यूलेशन के डेज क्या होता है, कहीं पे 13 to 15 लिखा हुआ होता है, कहीं पे 14 to 16 होता है. तो यानी कि 14 से जो आसपास डेट्स होंगी वहाँ पे ओव्यूलेशन होगी और वहाँ पे ही मैक्सिमम चांसेस होंगे फर्टिलाइजेशन के. 25th में आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो इम्प्लांट्स इटसेल्फ, एम्ब्रियो इम्प्लांट कर लेता है अपने आप को. एम्ब्रियो तो नहीं कह सकते हम इसको, एक स्ट्रक्चर होता है ब्लास्टूला कहते हैं, वो इम्प्लांटेशन होती है उसकी यूट्रस की किस वॉल में, एंडोमेट्रियम के अंदर. ठीक है, और इसको हम कंसेप्शन कहते हैं. ये जो बेसिकली प्रोसेस हो रहा है, जो इम्प्लांटेशन हो रही है, ये कंसेप्शन कहलाती है. इसको इम्प्लांटेशन भी लिखती हैं बुक्स. तो बेसिकली होता क्या है, एंडोमेट्रियम की जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो उस एम्ब्रियो से या फिर ब्लास्टूला से कनेक्ट हो जाती है, तो वो कंसेप्शन होती है. दैट्स बेसिकली द फर्स्ट डे ऑफ गेस्टेशन. 26th in the menstrual cycle of 45 days, अगर 45 days की menstrual cycle, what would be the most probable day of ovulation? तो 45 days के अगर probables हमें बताना है कि कहाँ मोस्ट प्रोबेबली जो ओव्यूलेशन है मोस्ट प्रॉब्ली कहाँ पे होगी. तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम बात करें 28 डेज़ की अगर साइकिल की बात करें तो इस केस के अंदर ओव्यूलेशन कहाँ पे होगी, 14th डे के अंदर होगी. फॉर एग्जांपल 1 मार्च से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो रही है तो 14th मार्च पे ओव्यूलेशन होगी. लेकिन अगर 45 डेज़ की हमारे पास एक साइकिल है तो उस केस में उस हिसाब से फिर आप देखेंगे व्हाट विल बी द मिड ऑफ द साइकिल. तो 45 डेज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो 31st जो है, 31st उस मंथ का, वहाँ पे ओव्यूलेशन के ज़्यादा चांसेस हैं. ठीक है, बेसिकली होता क्या है, अभी आप पता कैसे लगाएंगे, आप पता ऐसे लगाएंगे कि जितने भी आपके पास टोटल डेज होता है, जैसे 28 डेज है, तो उससे तकरीबन ऑलमोस्ट 8 से 10 दिन यानी 10 से 12 दिन पहले ओव्यूलेशन होती है. ठीक है, तो इट्स लाइक दैट. अब जैसे 48 डेज़ की साइकिल है तो उससे कुछ यू विल गो बैकवर्ड. अगर आपको ओव्यूलेशन पता लगानी है अबाउट 10 to 12 days बिफोर द मेंस्ट्रुएशन फेज. ठीक है, जितने भी टोटल नंबर होंगे उससे आप 10-12 दिन पीछे चले जाएँ. इसका एक प्रॉपर मेथड भी होता है. दैट्स अभी मैं आपको नहीं बता सकती बिकॉज आई डोंट रिमेंबर दैट, लेकिन इसका एक प्रॉपर छोटी सी एक ट्रिक होती है जिससे आप ओव्यूलेशन की डेट बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं. Anyways, let's move to the next question. Question number 27. Endometrium shows maximum thickening. Endometrium जो है वो maximum thick होती है, सबसे ज़्यादा thick वो कौन से फेज के अंदर होती है, वो luteal फेज में होती है. proliferative फेज के अंदर भी thick होती है, लेकिन luteal फेज जिसको हम secretory फेज कहते हैं, वहाँ पे उसकी maximum thickening हुई भी होती है. Menstruation is the discharge of. Menstruation फेस जो होता है उसके अंदर क्या डिस्चार्ज हो रहा होता है, लिम्फ नो, ब्लड यस, वाटर एंड सेल्यूलर डेब्री, म्यूकस वाटर. अब यहाँ पे आपको सेल्यूलर डेब्री दोनों के अंदर सेम है. तो आपको याद रखना है कि हमारे पास म्यूकस डिस्चार्ज होता है, ब्लड डिस्चार्ज होता है, और जो भी सेल्यूलर डेब्री होता है वो डिस्चार्ज होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान. द डेवलपमेंट ऑफ नॉट वाटर. The development of secondary oocyte into ovum is completed in. जो डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी oocyte की ओवम के अंदर, ठीक है, बेसिकली जो म्योसिस 2 कंप्लीट हो रहा होता है, बेसिकली ओवम नहीं बनता, डायरेक्ट ऊटेड बनता है, उसके बाद ओवम बनता है. तो ये कहाँ पे होती है, ये ओवरी के अंदर नहीं होती. देखें, oogoनियम से लेकर सेकेंडरी oocyte का बनना ये होता है ग्राफिन फॉलिकल के अंदर. लेकिन जब सेकेंडरी
होता क्या है, ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर होता है, सेकेंडरी oocyte फिर फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाती है, जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं। वहाँ पे फिर वो होती है, अगर तो फर्टिलाइजेशन होगी तो वो कन्वर्ट होती है आगे जाके, फिर मेयोसिस टू कंप्लीट होता है, वो ऊटेड ओवम बनाती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो फिर थ्रू मेंस्ट्रुएशन दैट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द बॉडी। तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी oocyte की, वो होती है यूट्राइन ट्यूब के अंदर। What will be the effect on the duration of menstrual cycle if one of the ovaries is removed? वही बात, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। menstruation usually continues क्या, उसकी नॉर्मल 28 डेज उसकी साइकिल की नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, ठीक है। लेकिन अभी उन्होंने मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात नहीं की। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुएशन फेज, तो वो उसकी बात करें तो इसके अंदर 1 to 5 डेज, 1 to 5 डेज करंटली अगर आप जो बुक्स देखेंगे उसके हवाले से तो, लेकिन इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो 1 to 5 डेज, इट कुड लीस्ट फॉर 7 डेज, मैक्सिमम 7 डेज एज वेल, 7-8 डेज से फिर अगर ज़्यादा दिन तक मेंस्ट्रुएशन फेज किसी का कंटिन्यू रहता है तो दैट्स लाइक समथिंग एबनॉर्मल गोइंग ऑन। In young females, ovulation occurs at dash day of reproductive cycle, तो 14th day, ठीक है। Multiple births may occur in human. Multiple births यानी कि ट्विन फॉर्मेशन जो होती है वो क्यों होती है, उसकी 2 रीजंस हो सकते हैं। या तो एक से ज़्यादा स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया है एक ही ओवम को, तो वो आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कभी कभी क्या होता है, दोनों ओवरीज जो है वो साइमल्टेनियसली एग रिलीज कर देती हैं फेलोपियन ट्यूब के अंदर, फिर वहाँ पे क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं, ठीक है। तो ये 2 केसेस हो सकता है। इन ऑप्शंस को अगर आप देखें तो उस हवाले से फिर ऑप्शन ए जो है वो सही है। अच्छा, यहाँ पे ओव्यूलेशंस भी इन्होंने लिखा है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। मल्टीपल बर्थ्स में अकर इन ह्यूमन मैन, ओके। आई एम सॉरी, एक्सेस ऑफ स्पर्म की वजह से मल्टीपल बर्थ्स नहीं होते, बिकॉज एक से ज़्यादा एग्स जब रिलीज हो जाता है फेलोपियन ट्यूब में, फिर उस केस के अंदर क्या होता है, ओव्यूलेशन होती है। या तो कभी कभी ये भी होता है कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, एक ही ओवम होता है लेकिन फिर 2 स्पर्म्स जो है वो उसको फर्टिलाइज कर देता है, फिर उस केस के अंदर आइडेंटिकल ट्विंस बनते हैं। लेकिन एक्सेस ऑफ स्पर्म्स तो फिर दूसरी बात होगी। देन हमारे पास यहाँ पे एसटीडीज़ के हवाले से क्वेश्चन हैं। वायरल एसटीडी दैट मेनली रिजल्ट्स इन इम्यून डिसफंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास गोनोरिया, हर्पीस और सिफिलिस, ये तीनों ही चारों ही एसटीडीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बात किया है वायरल यानी कि कॉज्ड बाय अ वायरस, जबकि सिफिलिस और गोनोरिया, हर्पीस ये बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। इम्यून डिसफंक्शन कौन कॉज करता है, एड्स, ठीक है। कौन सा वायरस कॉज करता है इसको, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, HIV। कॉजल एवेजन ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस का कॉजल एवेजन क्या होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडम, राइट। और ये किस तरीके का बैक्टीरिया होता है, ये होता है स्पायरोकीट, ठीक है। नाम क्या है, ट्रेपोनीमा पैलिडम। फिर उन्होंने इसकी जो है वो शेप पूछी हुई है। Which of the following pair of STDs is caused by obligate intracellular parasite? Obligate intracellular parasite, obligate parasite किसको कहते हैं, वायरस को कहते हैं। तो हमारे पास इसमें से देखें, गोनोरिया और सिफिलिस तो दोनों बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, तो सारे ऑप्शंस आप एलिमिनेट कर दें जहाँ पे इन्होंने गोनोरिया और सिफिलिस का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। तो एड्स तो इट्स अ वायरल डिजीज़, और हर्पीस भी इट कुड बी वायरल, तो ये हमारे पास इट इज़ अ वायरल डिजीज़, तो हमारे पास ऑप्शन डी आप बिल्कुल ठीक जवाब है। ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट हम वायरस को ही कहते हैं, और एड्स, हर्पीस दोनों वायरल डिजीज़ हैं। शायद मैंने ऊपर कहा था कि ये तीनों ही वायरल है, हर्पीस इज नॉट वायरल, सिफिलिस और गोनोरिया जो है वायरल डिजीज़ हैं, जबकि एड्स और हर्पीस जो है वो ओ माय गॉड, गोनोरिया और सिफिलिस जो बैक्टीरियल हैं, और ये दोनों क्या है, ये वायरल डिजीज़ हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांसमिशन ऑफ नेसेरिया गोनोरिया, ये हमारे पास कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, गोनोरिया कॉज करता है, उसका कॉजरिवेशन है, बैक्टीरिया का नाम है ये।
इज़ बेस्ट डिस्क्राइब बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये किस रूट के थ्रू पास ऑन होता है? तो यहाँ पर हमारे पास सही जवाब होगा अनप्रोटेक्टेड और अनसेफ सेक्स। सो दैट इज़ इट। इसके बाद हमारे पास पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर द पार्ट 2।